दर्शकों नमस्कार। मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त पलामू वासियों को, हमारे दर्शकों को, हमारे विज्ञापन दाताओं को कैपिटल न्यूज परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब आज पूरा देश भारत जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता के 78वीं वर्षगांठ है यह, और हम सब उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी शहादत और जिनकी कुर्बानियों के बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ, और हम आज के दिन उस तिरंगे को भी सलाम कर रहे हैं। तो कैपिटल न्यूज परिवार पर आज स्वतंत्रता दिवस के दिन एक खास बातचीत और एक खास मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारे हाथ में ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं, इस पुस्तक का शीर्षक है ताई और पलामू किला। दर्शकों, पलामू किला का जो नाम है वो बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है। हम सब वाकिफ हैं कि पलामू और लातेहार के बीच में एक किला है जो ऐतिहासिक है, जिसका एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। लेकिन कितने लोग हैं जो पलामू किला के बारे में जानते हैं? इसके पीछे की जो गाथा है, इसके पीछे का जो संघर्ष रहा है, वो कितने लोग जानते हैं? इस बात को आज सोचने की जरूरत है। तो इस किताब के माध्यम से पलामू किला के बारे में बताया गया है, और न सिर्फ पलामू किला के बारे में बल्कि उस समय की जो संस्कृति रही है, उस समय का जो इतिहास रहा है, उससे भी बड़े ही रोचक ढंग से लोगों को रूबरू कराने की कोशिश की गई है। कह सकते हैं कि यह कॉमिक बुक है, कॉमिक्स है। कॉमिक्स एक जमाने में काफी प्रचलित हुआ करता था बच्चों के बीच, युवाओं के बीच भी। तो उसी माध्यम को लेकर क्यों इस पुस्तक की रचना की गई, इस पुस्तक को लाया गया, और इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य रहा है, और कैसे पलामू किला जन जन तक जाएगा, कैसे पलामू किला राज्य और राज्य के बाहर तक स्थापित होगा, इसको लेकर यह प्रयास करने के पीछे की मंशा क्या रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो गढ़ता है आपके बच्चों का बेहतर कल, संवारते हैं उनका बचपन और निखारते हैं उनके हुनर, उनकी प्रतिभा, जहां बनता है आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल। एक सौम्य और शांत वातावरण में शहर के कोलाहल से दूर और शहर से बिल्कुल सटे सुआ जोरकट में चल रहा है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 7 तक की दी जा रही है शिक्षा। अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त क्लासरूम्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज जैसे गीत, संगीत, नृत्य, खेलकूद, व्यायाम, योग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स। इसके साथ आपके बच्चों के लिए है एसी बस की व्यवस्था, ताकि बच्चे रहें कंफर्ट एंड सेफ। और बहुत जल्द ही सभी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी यहाँ, क्योंकि आपके बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। तो दर्शकों, पलामू टाइगर रिजर्व उत्तरी प्रमंडल की ओर से जारी किए गए इस पुस्तक ताई और पलामू किला को लेकर हम आपके बीच हैं। और इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए, जिनके प्रयास से, जिनकी सोच से इस पुस्तक को लाया गया है, उत्तरी प्रमंडल पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर उप निदेशक ब्रजेश जेना जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जेना जी से हम पूरे विस्तार से इस पुस्तक के बारे में जानेंगे, इस पुस्तक के पीछे की जो कथा है उसके बारे में भी जानेंगे। सर, आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज पर, और स्वतंत्रता दिवस पर भी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारा तो ये सवाल ही रहेगा कि ये तो ताई और पलामू किला, इसका कंसेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि कॉमिक्स एक हमारे बचपन के समय से काफी बच्चों में और खास करके युवाओं में काफी रोमांचक रहता था। हम लोगों ने भी पढ़ा है, और कोई भी एक अगर मैसेज को लोगों के आम जन तक पहुंचाना है, मुझे लगता है कि एक उसको अगर नाट्य रूपांतरण दिया जा सके, या फिर उसको हास्यास्पद कराया जा सके, या फिर उसमें उससे बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच वो मैसेज पहुंचता है। और ये जो कॉमिक्स है, जिसमें जो तथ्य दिया गया है या इतिहास के कुछ चीजों को रेफरेंस दिया गया है, उसको एक नाट्य रूपांतरण दिया गया है, और जिससे ये कंज्यूम अच्छे से हो पाए, लोग उसको अच्छे से समझ पाए।
इसकी जो सृजन किया गया है वो मुझे लगता है कि लास्ट 1.5-2 साल से जब जब से मैं हूँ इसके बारे में मैं जाना, जब पहली बार मैं देखा कि पलामू किला, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर एक इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह है। देश में बहुत सारे फोर्ट्स और किलों को मैं देखा हूँ, और किला के अराउंड जो टूरिज्म डेवलप होता है, जो एक सांस्कृतिक एक कल्चरल एक्टिविटी डेवलप होता है, वो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या कल्चरली हो। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है उधर के लोगों में कि हमारा इतिहास इतना समृद्ध था। पर पलामू किला अभी जो अवस्था में है, और उसमें काफी सारे रेस्टोरेशन से लेकर के बहुत सारे काम की जरूरत है, आवश्यकता है। ये स्टडी के दौरान ये पता चला कि जो चेरो वंश है, जो लगभग 500 साल से पहले इधर राज करती थी, और उसके रिलेटेड जो कला के प्रति राजा मिथिलाय का जो सपोर्ट था, उनका जो विजन था, वो पलामू किला में झलकता है। बट कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री था, जिस पे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये किला का जो स्थापत्य है, इसमें जो सूक्ष्म कार्य हुआ है, इसका इतिहास, उसमें वाटर कंजर्वेशन के जो काम हुए हैं, उसका जो इंटायर कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सुरंग हो, इसके बारे में लोकल्स को भी बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोकल बुजुर्ग हैं जिनको इसके किंवदंती, इसके इतिहास के बारे में काफी सारे वाक्या पता है, जो एक जगह कहीं एकत्रित नहीं हुआ है। तो हमने 1-1.5 साल से इसको एकत्रित करने के लिए प्रयास किया। जितने 5-6 किताब हमारे सामने आए, समक्ष आए, उसको पढ़े, और उसका एक जिस्ट निकाल करके जो बेसिक चीजें, एटलीस्ट जो किला के डिफरेंट एस्पेक्ट को लोगों जनमानस तक पहुंच पाए, उसको एकत्रित करके उसको एक नाट्य रूपांतरण दिया। अभी बच्चों के बीच हम उसको बांट रहे हैं, लोकल लोग भी उसको पढ़ रहे हैं, सो दैट हमारे पास जो धरोहर है उसके बारे में हम पहले जानकार रहे, सो दैट आगे के समय में जो भी टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, उनको बताने के लिए हम कॉन्फिडेंट रहे, और आगे के समय में उसको कैसे डेवलप किया जाए, इधर के लोगों कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक ही कहा सर ने कि कहानियां और किस्से ढेर सारे हैं, लेकिन वो लोगों के सिर्फ जहन में है, वो भी जो काफी बहुत पुराने लोग हैं, लेकिन वो आम जनमानस तक कैसे पहुंचे, इसका कोई संकलित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानी होती है। अमूमन हम बाहर दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों पर जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, तो वहाँ की जो चीजें होती हैं उसको विस्तार से बताता हुआ सामग्री हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगा। लेकिन पलामू और पलामू का जो बेतला है खास करके, और पलामू किला है, उसके बारे में जानकारी के लिए अगर आप चाहेंगे तो वहाँ घूमने जाने के बाद आपको कहीं से नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक के आने के बाद से यह समस्या दूर होगी, और हमारे आसपास और वहाँ जो दूर दराज से टूरिस्ट पहुंचते हैं उनको एक अच्छी खासी सामग्री मिलेगी। और सर ने जो बताया कि टूरिज्म को लेकर इसमें बहुत ही सार्थक कोशिश जो की गई है, उसे एक बल मिलेगा और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। सर, अगर टूरिज्म की हम बात करें तो बेशक पलामू किला का इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है, जैसा कि आपने बताया। टूरिज्म को लेकर और क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ प्लान चल रहा है? जी, मैं समझता हूँ, क्योंकि झारखंड जितना इसका नेचुरल रिसोर्स है, और जो आदिवासी सभ्यता के लिए जाना जाता है, उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमने भारत दर्शन के समय काफी देश के अलग अलग जगह में हम लोग घूमे और देखे टूरिज्म क्या कुछ नहीं कर सकता एक अंचल के विकास के लिए। और पलामू टाइगर रिजर्व खास करके, जो भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है, इसका जो नेचुरल लैंडस्केप है, इधर का जो ट्राइबल कल्चर है, खास करके इसमें और जितने कल्चरल एस्पेक्ट है, जैसे पलामू किला हो गए, इसमें जो मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो टूरिस्ट और बाहर के लोगों को अगर सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, एडवर्टाइज किया जाए, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह ये जगह को बदल सकता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। वन विभाग अपने स्तर से बहुत सारे इको डेवलपमेंट, इको टूरिज्म के एक्टिविटीज पे अभी कार्यरत है, चाहे वो केचकी हो, बेतला नेशनल पार्क और सफारी हो, या फिर मारोमार हो, सुगाबांध हो, लोध हो, या नेत्रहाट हो। बहुत सारे संरचनाएं ऑलरेडी हमारे एक्टिव हैं। गांव प्रबंधन समिति, इको डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा हम उसको चलाते हैं, जिससे लोकल एक संपोषणीय रोजगार का भी सृजन होता है, और इधर का जो नेचुरल कल्चरल वेल्थ के बारे में भी बाकी लोगों को पता चलता है।
तो टूरिज्म ऐसा ऐसा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ बहुत सारे इनडायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होते हैं। तो ओवरऑल जैसे मैं इसको स्टडी करता हूँ, इस एरिया को स्टडी करता हूँ, बहुत सारे, क्योंकि सुखाड़ का जगह है, बहुत सारे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इधर पॉसिबल बहुत कठिन कठिन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में झारखंड राज्य का जो यूएसपी है, जो इसका मेन स्ट्रेंथ है, उसमें से टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है। उसको अगर कैपिटलाइज कर पाए, बहुत सारे लोगों को इधर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो एक सेंस ऑफ प्राइड भी मिलेगा और देश में एक नाम भी कर पाएगा ये जगह। सर, हम अगर बात करें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात, और ये पुस्तक जब आया और पलामू किला को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, तो स्थानीय लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए क्या कुछ प्लान है? हमारा टाइगर कंजर्वेशन और प्रोजेक्ट टाइगर का एक कोर कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों का वेलबींग, कैसे लोगों के जीवन के स्तर में बेहतरी हो, क्योंकि लोग और पर्यावरण एक सिक्के के दो पहलू हैं, हम ये समझते हैं। बिना लोगों के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता, और इतने सालों से लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करके है, चाहे वन्य जीव हो या फिर इधर के फॉरेस्ट हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए हम विभिन्न आयाम हम लोग ढूंढे हैं। अभी पलामू टाइगर रिजर्व में जन भागीदारी के बैनर के तले हम लोग कई सारे काम करते हैं। उसमें अगर केवल टूरिज्म का देखा जाए, हम लोगों ने जितने हमारे टूरिज्म प्लेसेस हैं, चाहे वो बेतला हो, केचकी हो या फिर किला हो, किला का अगर देखा जाए, उसमें हम लोगों ने पहले किला का साफ सफाई से काम स्टार्ट किया। काफी सारा कचरा होता था। लोकल गांव वाले, चेरो और लोकल आदिवासी, उनको मिला करके हम लोगों ने एक जन भागीदारी से साफ सफाई का कार्यक्रम किया। कई सारे लोग जुड़े, बहुत ऐसे भी लोग जुड़े जो कभी किला आए भी नहीं थे। तो उसी से हम लोगों का पहल हुआ। मुझे लगता है साफ सफाई से ही कोई भी इको टूरिज्म प्लेस का शुरुआत हो जाता है, वो चलने पड़ता है। उसके बाद फिर लोग जुड़ते हैं और कैसे उसको आगे इसको एक अच्छा इको टूरिज्म एक्टिविटी में बदला जा सके, उसके लिए भी काम करते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी टूरिज्म के लिए जगह है, चाहे वो बेतला रेस्ट हाउसेस हो या फिर हमारे मारोमार के गेस्ट हाउसेस हो या केचकी का पूरा जो हम लोग इको टूरिज्म एक्टिविटी है, मुझे लगता है आगे के समय में लोग इसमें बड़ी नंबर में आएंगे और उनको एक बढ़िया पैकेज भी मिलेगा, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सफारी हो, चाहे वो किला टूरिज्म हो, चाहे वो हमारा संगम का टूरिज्म हो। उनको एक बड़ा स्प्रेड मिलेगा, लोग इधर ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगे। साथ ही साथ जितना समय बिताएंगे, लोग इधर के गांव के कल्चर के बारे में भी जानेंगे। जैसे छोटी सी बात है, इधर अभी भी वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। लोग आज भी बैलगाड़ी से वो एग्रीकल्चर करते हैं। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है, जिसमें एग्रीकल्चरल टूरिज्म होता है, पलाश टूरिज्म होता है। जापान में चेरी का, जब चेरी ब्लॉसम के समय, उसका एक टूरिज्म होता है जब फ्लावरिंग सीजन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है। हमारे पूरे स्ट्रेच में पलाश के समय एकदम रोड सुंदर, एकदम मनोरम दिखता है, बट उसको हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को टैप करना पड़ेगा। गांव का जो एक बहुत ही कंट्री साइड का जो वाइब है, जो कल्चर है, उसको भी लोगों को बाहर जो शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। और इधर के बहुत सारे युवा हैं, वो हमारे बड़े पोटेंशियल है। मैं गांव में जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको बाहर पलायन करना पड़ता है। उनको अगर हम सही तरह से ओरिएंट कर दें और उनको उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, वही लोग इधर के टूरिज्म का भार संभालने के लिए सक्षम होंगे। ना केवल उनका रोजगार इधर जुड़ेगा, वो एक सेंस ऑफ प्राइड लेके अपने ही जगह पर रह पाएंगे, और तभी जाके जगह का वास्तविक विकास हो पाएगा, क्योंकि वो लोग इधर के ही हैं और इधर के तौर तरीके से सोच पाएंगे और कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। ये अच्छी पहल है। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश जेना जी से, जो उप निदेशक है पलामू टाइगर रिजर्व उत्तरी प्रमंडल के, जिन्होंने इस एरिया में आने वाले जो टूरिज्म सेंटर्स हैं, वहाँ क्या संभावनाएं हैं और उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर विस्तार से बताया। साथ ही इस पुस्तक को लेकर क्या कुछ कंसेप्ट रहा है, उसे भी बताया। हम यह उम्मीद करते हैं कि जो पलामू किला और बेतला घूमने आएंगे टूरिस्ट लोग, उनको यह पुस्तक एक गाइड के रूप में सहायता प्रदान करेगी, सहायक सिद्ध होगी। और पलामू चेरो राजवंश का जो समृद्धशाली इतिहास रहा है,
पलामू किला का जो इतिहास रहा है उससे भी रूबरू हो पाएंगे। सर, हम यह बातचीत स्वतंत्रता दिवस के दिन कर रहे हैं, तो पलामू वासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ संदेश हमारी बात? पलामू और लातेहार के जितने आमजन हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम स्वतंत्रता दिवस में। और ये भी कहना चाहते हैं, हम लोग आज़ादी के 75 साल के बाद भारत गौरवान्वित है जो भारत का अचीवमेंट रहा है, उसके जल, जंगल, जमीन और जंतु को बचाने के लिए जो हम कामयाब रहे हैं वो विश्व में नायाब है। एक हम लोगों ने अपना स्टेटस बनवाया है कंजर्वेशन में। इसमें लोगों का खास करके इधर के झारखंड के आदिवासियों का एक बड़ा योगदान रहा है। आगे के समय में भी यही अपेक्षा रहेगी, लोग बड़ी मात्रा में पेड़ लगाएं और जंगलों को बचाएं, क्योंकि जंगल से ही हमारी जिंदगी आगे चलती है, जंगल से ही पानी उपजती है और जिससे कृषि भी होता है। और हम अपने नेक्स्ट पीढ़ी के बच्चों को भी एक वैसा ही माहौल देते चले, ऐसा ही पर्यावरण सौंपे जो हमको मिला है। यही अब सबों को मेरी तरफ से कामनाएं है।